नमस्ते। आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के सेकंड सेशन में कुछ और की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, particularly the critical analysis of certain events, how to read news items, and when you are creating a memory bank, अपने cognitive processes से एंगेज करते हुए आप किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में, अपने मेमोरी सिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जब रख रहे हैं, हम उसको मेमोरी बैंक बोल रहे हैं। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी बैंक ऑफ दिस कंटेंट, how to process information, how to make, you know, in the same parlance, a banking ledger, what information fits in where, how is it connected, narrative कैसे create करें इन stories का, because essentially these are stories, and like we will discuss today, there are actors because there are actions involved, actual चीजें कुछ की जाती हैं और कुछ actors हैं जो वो चीजें करते हैं। एक्टर मतलब एक्शन करने वाले लोग, नॉट एज एन एक्टर, stage actors, right? So before we get deep into our process, let's talk about reading news. So from the last 3 days, if you have read any news item, पिछले 3 दिनों में कुछ भी पढ़ा हुआ न्यूज आइटम, कोई हेडलाइन जो आपको याद आ रही हो, उसे रिकॉल कीजिए एंड देन ट्राई टू recollect whatever information you can about it and write it in your own words. तो हम यहाँ पे आपको एक पॉज करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं बिकॉज दिस इज एन asynchronous recorded video. Please pause and try to recall from memory something you have read about some relevant contemporary news item in the last 3 days. Pause now. In your previous pause, you would have written a few sentences, maybe three, four, five sentences. हो सकता है कि हेडलाइन जो आपने पढ़ी है वो एक ही सेंटेंस की हो, या हो सकता है कुछ शब्दों की हो, एक छोटा फ्रेज इसका इस्तेमाल किया गया हो, राइट? लेकिन आपका जो रीडूइंग या रीमेम्बरिंग वाला जो प्रोसेस है, दिस माइट बी लॉन्गर. सो द आइडिया इज नॉट टू कंडेंस इंफॉर्मेशन, इट्स टू डिस्टिल इट. हम ज्यादा इंफॉर्मेशन को छांट कर कम नहीं करेंगे, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट्स और कुछ एस्पेक्ट्स जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर फोकस करेंगे, राइट? सो आई गिव यू एन एग्जांपल. पिछले कुछ 3 दिनों में मैंने एक न्यूज आइटम पढ़ा, इंडिया एंड यूएस साइंड a 10-year framework pact for defense partnership. This is something that happened a few months back, but I was reading about these details recently. And when I tried to rewrite it, it took me, uh, I think, a few paragraphs to recall from memory की discussion क्या की गई थी, क्या publicly declare किया गया, और result क्या निकला, right? And this was essentially like one way of figuring out कि जो ये framework word का इस्तेमाल किया गया था, एक शब्द, इंडिया और यूएस ने साइन किया 10 साल का एक फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप. इंडिया के कौन लोग थे साइन करने वाले, यूएस के कौन लोग थे साइन करने वाले, हु ऑथराइज्ड दीज पीपल टू मेक सच लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर लास्टिंग डिसीजंस. जो करंट मेंबर्स होंगे किसी भी कैबिनेट के, किसी भी मिनिस्ट्री के, टेक्निकली उनका परव्यू तो उनके 5 year स्पैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में खत्म हो जाएगा. हाउ आर दे एबल टू फोरसी दैट दिस सेम रिक्वायरमेंट विल बी नीडेड एंड मेट 10 years डाउन द लाइन, राइट? मोर इम्पोर्टेंटली, जो ये शब्द है फ्रेमवर्क, क्या है इसके अंदर, व्हाट इज इट अ फ्रेम फॉर एंड व्हाट इज द वर्क इनसाइड दिस फ्रेम? क्या है वो काम, क्या करना चाहते हैं दो देश? एंड व्हेन यू रीड द फाइन प्रिंट, यू रियलाइज that the reason for writing headlines that are this condensed, distilled नहीं condensed, इन्होंने जितने भी लोग उस रूम में प्रेजेंट थे, जितने भी लोगों के इंटरेस्ट, चाहे वो लॉबिस्ट्स हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टर्स हों, जितने भी लोगों का जो इंटरेस्ट था उस रूम में, वो कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास ये सवाल के जवाब नहीं है, राइट? सो इंडिया बोलकर उन सब इंडियंस को क्लब कर दिया गया एक कैटेगरी में, और यूएस बोलकर वो सब अमेरिकन पीपल वर क्लब्ड इनटू वन कैटेगरी, and they may have been representing very different, very distributed interests. So सवाल ये उठता है कि international relations है क्या? So before we jump into our primary topic for discussion today, which is the continuing, um, war in Iran, the war of choice, particularly, let's call it what it is, the war of choice in Iran and the fallout, the socio-economic fallout all across the world. तो ये हमारा primary topic है. But इस topic पे हम लौटेंगे एक छोटे से detour के बाद. तो वो detour क्या है? Uh,
इंटरनेशनल रिलेशंस का नजरिया जो हमारा है, जो खिड़की है हमारी इस टॉपिक पर, वो पब्लिक इवेंट से आती है, वो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन से आती है। दो कंट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर क्लोज्ड डोर मीटिंग्स के पीछे बैठकर नेगोशिएशंस करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, और उन कॉन्वर्जेशंस का जो भी फाइन प्रिंट इंफॉर्मेशन होता है जो पब्लिक डोमेन में रिलीज किया जाता है, हमें सिर्फ वही पता चलता है। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे लिए दो देशों या कई सारे देशों में या ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर का एक डायनामिक हो सकता है, बट एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या? International relations are basically a bunch of closed door meetings that are being held between leaders and representatives of different countries. उन मीटिंग्स का फॉल आउट हमको दिखाई देता है। दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इस समय हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों के भ्रमण पे निकले थे, डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज एंड कलेक्टिंग अ होल बंच ऑफ मेडल्स एंड अवार्ड्स। So there was a definitive need to declare certain things कि बेनिफिट क्या क्या हुआ। जैसे कि टाटास को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का। वेरी गुड फॉर द नेशन, आई सपोज, वेरी गुड फॉर पीपल ऑफ गुजरात, नॉट सो गुड फॉर द न्यू स्ट्रगलिंग जनरेशन, राइट? Because a house, particularly a house, an industrial house that has been known and representing India all over the world for the last or 200 years, uh, has gotten another big contract. So टाटास के लिए हो सकता है ये सबसे बड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट भी ना हो फॉर दैट इंटायर कॉन्ग्लोमरेट, राइट? देश के लिए भी हो सकता है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ना हो, फॉर एग्जाम्पल। बट द इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इम्पैक्ट था, दैट वाज टू लैंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन ऑफ आवर कंट्री to be governed and administered by a particular commercial entity. Somebody decided this. So when we say our prime minister went to a different nation and signed MOUs worth 10,000, 20,000, 5 lakh crores, it is not actually money given to the citizenry. It is not money coming for the government or to the government. It is most of the times money coming to a private player, to a private conglomerate or an industrial, interest body within the country, and through them it trickles down. क्योंकि जब वो कंपनी पैसे कमाएगी इस प्रोजेक्ट से, उस पर वो टैक्स पे करेगी, ये टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास पहुंचेगा। और आंकड़े कुछ ज्यादा अच्छे हैं नहीं इस बात पे, लेकिन for some 100 rupees or so that the government spends, 2 or 3 rupees does make its way all to the ground. So धीरे धीरे बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट चलता रहेगा। So international relations, right? We see our prime minister representing our nation on multiple world stages, on multiple conferences, and we see our prime minister presenting a particular vision of India. कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस विजन को प्रेजेंट करने में वो इतने गुम हो जाते हैं कि उनका चेहरा ही नहीं दिखता है behind a teleprompter. So within this context, what is international relations? International relations is not a list of news items that you are reading in newspapers. International relations are quite literally relationships that emerge between nations as a result of closed door meetings between a few individuals. कुछ चंद चुनिंदा लोग बंद दरवाजे के पीछे बैठकर कुछ बातें करते हैं, और उन बातों का इम्पैक्ट दो देशों के बीच में वॉर, पीस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, हर चीज को महसूस होता है। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। सो व्हेन वी आर रीडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और एनी पीस देयरइन, वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स, हु इज द एक्टर? कौन है वो लोग जो उस कमरे के अंदर थे जब ये डिसीजन लिया गया? उन लोगों का क्या कुछ स्वार्थ था, कुछ पर्सनल गेन या फायदा था? इस तरह के सवाल पूछने हर डेमोक्रेसी का पार्ट है। मोर इम्पोर्टेंटली, एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए ये सवालों के जवाब जानना क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही डीप डीप रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर आप फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव देखें, एक सिविल सर्वेंट का टेन्योर टू सर्व outstrips the tenure of pretty much any other government functionary in any position of power or authority. The more time a civil servant spends in their role, the more power and authority that they gain, right? There are obviously political gains and fallouts of aligning oneself with within the services to a political group or camp, but
if wanted to, the Indian civil servants could maintain an entirely independent branch of administration that would remain unaffected by who or what gained political power at the center. But that is not the case. The civil services are not an independent arm of administration. Uh, and our hope is perhaps with the right candidates making it through the exam, asking themselves critical questions. You know, answering questions. Once you have the position, once you have the authority to represent the nation, once you are one of the people behind those closed door, then become not reticent, not past looking, but rather capable of answering questions, difficult questions. No country is perfect. No economy in the world is perfect. There is no egalitarian utopia present anywhere in the world. ऐसा कोई नेशन नहीं है जो ये नहीं बोलता कि हमारे देश में एक भी इंसान भूखा सोता नहीं है, या किसी माँ का दर्द, कोई भी माँ को कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है। किसी बच्चे को, सब हर बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी और एक्सेस मिल रही हो, हर बूढ़े बुजुर्ग को हेल्थ केयर मिल रहा हो, लाइफ ऑफ क्वालिटी केयर मिल रहा हो। We don't even look after our own soldiers who many times keep suffering with PTSD, which remains undiagnosed for the rest of their lives. So ऐसा कोई नेशन नहीं है जो ये क्लेम कर सके। तो जब हम प्रिटेंड करते हैं ग्लोबल स्टेज पर जाकर और एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, an image that is entirely and essentially derived from the past and refuses to accept the present day reality, the present day difficulty. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिस चीज को हमने नाम नहीं दिया, हम उस चीज को कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम उस चीज से छुपते जा रहे हैं। हमारे देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो भी कुछ ऑपरेशन होता है वो नया नहीं है। आर कंट्री इज sort of a differentiated, lies in the lineage of Vedic philosophy. उस वैदिक फिलॉसफी में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिटिकल टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग नॉलेज। नेवर वंस वाज आवर कल्चर रूटेड इन स्टैग्नेशन। हमारे कल्चर में क्वेरी, इंक्वायरी, जस्टिस, इन सब चीजों पे बहुत चर्चा की गई है, हजारों सालों तक की गई है, राइट? सो to be a true descendant of that culture would mean that we embody those values, not just the pride of belonging to that culture, right? And within this context, we must remain aware of where we are today, of the difficulties that we face today. So, within this context, please remember that whenever you are reading any piece of information with regards to anything that falls under the purview of international relations, कई बार आप भूल जाएंगे अपने आप से ये सवाल पूछना, जो कि मेरा काम है आपको याद दिलाने का, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, that ask yourself, who were the people inside the room? It was not a pact signed between the people of India and the people of America. It was a pact signed between some individuals, handful of individuals behind a closed door room. So our question then becomes, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये इंटरेस्ट लेकर ये डिसीजन लिया? और कई बार इन सवालों के जवाब ढूंढते वक्त आप अपने आप को अपनी सिविल ड्यूटी करते हुए पाएंगे, एंड दैट आई बिलीव इज द ट्रूएस्ट सेंस of a civil servant. The name describes the work, right? To serve the civilian population. So let's serve. Now, coming back to our international relations, ईरान वॉर चल रहा है, अभी भी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। व्हेन आई से ईरान वॉर चल रहा है, आई मीन लाइक द ब्लॉकेड, द अननेसेसरी एंड द हार्डशिप इंड्यूसिंग ब्लॉकेड एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गूगल अर्थ का मैप मेरे साथ स्क्रीन पे खुला हुआ है काफी देर से, नजर घुमाइए इसकी तरफ, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए इंडिया, और देखिए वहां पे एक छोटा सा स्ट्रेट, दिस रीजन, and when we zoom into it we find ourselves finding more and more and more closer to this tiny piece of the sea that it turns out controls a lot of our well-being. So पिछले 9 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डिफिकल्टीज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली थी वो अब एग्जैजरबेट होंगी बिकॉज ऑफ दिस ईरान वॉर, और इनफैक्ट हो रही हैं। Just because every time a leader takes a public stage, they say that hardships are coming in the future, does not mean that hardships are not being felt by millions, tens of millions of Indians already.
सो अब सवाल उठता है कि ये जो छोटा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये जो छोटी सी जगह है, इसमें फाइट क्या है? इसमें फाइट ये है कि इस तरफ ईरान है, और ईरान ने बोला कि जो शिप्स जाएंगे इधर से बिना टोल पे किए और बिना हमारी अथॉरिटी के, हम उन शिप्स पर मिसाइल से हमला करेंगे। नाउ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज रफली 3.5 किलोमीटर्स वाइड। तो कोई भी मिसाइल, कोई भी हैंड ग्रेनेड लॉन्चर इतने डिस्टेंस के रेंज पे टारगेट कर सकता है। And they don't have to be very accurate. It's a ship. So even a small injury will cause leakage of oil, which is one possibility, or the sinking of the ship, loss of life and resource. So a lot of ships are stranded there. Uh, on the other side, American Navy is standing in the Gulf of Oman, and also here within the sides of UAE and Qatar, somewhere in the middle, there's like a whole bunch of American Navy right there, preventing ships that are being approved by the Iranian IRGC forces to cross over to the other side. So एक तरफ से ईरान ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है बहुत सारी दुनिया के शिप्स पर, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने, जो शिप्स ईरान अलाउ करता है अमेरिका उसकी शिप्स को ब्लॉक कर देता है। सो काफी बैकडोर इंटरनेशनल रिलेशंस मीटिंग्स हो रही हैं पिछले हफ्ते। अमेरिका के प्रेसिडेंट विद अ बंच ऑफ इंडस्ट्रियल पीपल, people who are leaders of the industry, so called, in America, went to China, the People's Republic of China, and met with the premier and his innermost team, and they had a lot of conversations behind closed doors. The president of America went back and obviously declared victory from that conversation, from that negotiation. And an interesting thing that will emerge over the next few months would be declarations of these international technological giants about how their work has been supported in China by the Trump administration, and so on. So, backdoor interactions helping keep the balance of socioeconomic power within the few hands that it already resides in, and the Strait of Hormuz. Interesting mix of variables, interesting mix of different possibilities. So let's dive deep into it. जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, हम ईरान के फोर्सेस और नेवी की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका के फोर्सेस और नेवी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शिप्स, tankers, and whatnot. There are a lot of people who are not being talked about. Let's today turn our attention to those people. 15 million barrels of crude oil per day, 34% of global crude oil trade, one-fifth of global liquid petroleum consumption, navigable lanes just 2 miles wide. This is the description for why Strait of Hormuz is so critical. It is one of the most important exam relevant topics. It is one of the most important exam relevant maps in current affairs related to international relations. And you will encounter the Strait of Hormuz definitely on your test. It is definitely on the test. And we're going to look at it carefully for the next few minutes. Uh, what does the candidate need to extract from a map like this? You need to know the geographical position. The strait sits between Iran to the north, Oman to the south. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ईरान है, and this is Oman. This is the Gulf of Oman. Muscat is a place, a city in Oman. Now, and it opens into the Arabian Sea. Arabian Sea का नाम आपने सुना ही होगा. It is the sea that flanks the western side of India. Now, the lane width, 2 miles in each direction, is extraordinary. It tells you why the strait is a choke point. A single tanker accident, a single mine, a single missile, and traffic stops permanently. लिटरली एक के पीछे एक शिप्स चलेंगे, अगर उनमें से एक भी रुक जाता है तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है वहां पे। एंड शिप्स आर नॉट फास्ट मूविंग नेविगेबल मशीन्स। कार की तरह उसका स्टीयरिंग घुमाकर आसानी से टर्न अराउंड या डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती है इन शिप्स की, राइट? बिकॉज दे आर मैसिव, दे आर ऑलरेडी फुल विद ऑयल एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट। सो एनी डिले at Strait of Hormuz gets magnified 40, 50, 60 times, and that delay will then start to impact production lines, right? जो भी resources, जो भी materials Strait of Hormuz के थ्रू आते थे, वो जिन भी फैक्ट्रीज में सप्लाई करते थे, वो फैक्ट्रीज में अब सप्लाई नहीं पहुंच पा रहे, तो वो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, due to which the cost of the products made by the factory are going up. Why? Because the supply is falling and the demand is staying stagnant in the market. Now, as the price goes up, demand will fall, which will then push the price further down. And this whole thing of the invisible hand and economics working here is going to cause, in a lot of different economies, either stagflation, inflation, and
quite literally right now is causing an expansion, like an exploding expansion of the wholesale prices index and the consumer price index in pretty much every developing nation of the world. आम जनता जिन चीजों को खरीद पा रही थी कुछ महीने पहले, वो चीजें अब महंगी हो चुकी हैं उन्हीं लोगों के खरीदने के लिए. That's what we mean by this. So now, uh, most of it, most of the resources, by the way, coming through the Strait of Hormuz are bound for Asia. So when, for whatever reason, this war was started uh, against only Iran and their desire to possess nuclear weapons, nobody was blind as to the fallout, the economic fallout of this war on Asia. The first thing that America did, much before starting this war, was to safeguard their own oil supplies. They actually took over the oil of Venezuela, and this is something we have discussed in the past. So instead of and then they pushed the rest of the production world, the rest of the world that uh, was apparently growing too fast to potentially challenge the hegemonic overlordship of the American dollar, was pushed into the brink of chaos by this war. So the surrounding actors, Iran on one side, the GCC states on the other side, the US Fifth Fleet headquartered at Bahrain, Al Udeid in Qatar, tells you that the strait is also a military geometry, not an economic one, not just an economic one, right? So if the question is about which countries border the Strait of Hormuz, you can answer that. It why is it important? The relevance, you can answer that. Uh, and given that India imports 47% of its crude oil from Arab League countries, which means roughly half of our oil comes through that strait. It is super important for us personally. So when Strait of Hormuz got choked, India's economic pressures suddenly grew manifold, magnify हो गए. और ये प्रेशर वैक्यूम में नहीं आया, ये प्रेशर रैंडमली नहीं आया. It wasn't that this was not foreseeable. The reason for, that they did not care about us is because they did not care about us, plain and simple. To say that they had something against the Indian economy would be too far-fetched. I would simply say that the fallout was not going to impact them, so they did not care whether or not it impacted another poor nation of the global south. So now you have enough information about the Strait of Hormuz from this random geographic topographical picture. Let's bring the people who live in and around Hormuz into the picture. So let me zoom into this picture a bit so that you can see that these are actually three different maps of the same Strait of Hormuz. Like uh, आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग वो सेम है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी के बेसिस पर हम इसको अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं. लेट्स लुक एट द फर्स्ट distinction. We have oil on the leftmost side. The big map shows all the oil routes. So there is an outbound lane and then there is an inbound lane. तो अगर आप ये इनबाउंड लेन देख पा रहे हैं तो दिस इज द लेन जहां से ट्रैफिक अंदर आता है टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ, एंड द आउटबाउंड लेन इज वेयर ट्रैफिक गोज आउट to the Gulf of Oman, the outside into the Arabian Sea. These are just two lanes, and they are 2 miles wide, like I said, roughly in each direction. So that's roughly 3.5 kilometers का एक ट्रैफिक लाइन है. जब आप शिप्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3.5 kilometers does seems like a big number for land bound people, but with a ship that size, it is not a big enough number. And in fact, it's the ships passing, two big tankers passing close to each other will almost occupy the entire 7 kilometer stretch, which is pretty tricky, right? So we have main oil export terminals, we have main oil import terminals, we have outbound lane, inbound lane, and we have Iran's territorial waters. So these are Iran's territorial waters in a different color. So technically, most of the Strait of Hormuz, as you can see, falls within Iran's territorial water. So ships passing through the Strait of Hormuz under international global laws, maritime laws, were technically passing through the territorial waters of Iran all this while. And it turns out Iran had never charged a toll or a tax on any of those ships passing before this war began, before rampant destruction pushed them into the brink of economic collapse. Interesting. Now, the American government also wants to collect toll from the Iranian, from Strait of Hormuz.
or at least that's what they are talking in those closed door meetings where international relations is being decided. Let's look at the second map. Persian Gulf and Strait of Hormuz, a system of flows. And this second map is our primary focus right now. Within this map, we see the traditional Iranian fishing communities. These are families that are fishing in this water. They are lining this coast on side of Iran, right? There are islands, Keshim Island and Bandar Abbas. Here, traditional Iranian fishing communities with generations of families that have been living here, many, many generations have been established here. These are old fishing family cultural hubs. Iranian, and because Iran is a present day name for what was once the Persian Empire. So the Persian Empire has always had presence on this shore. So this shore, the shore that lines the Strait of Hormuz, is quite literally a very rich cultural center of fishing communities, of communities that depend upon the water, the sea particularly, and trading communities. We have had people in our own country, in our own history, visit us from Persia using these routes through land and through water, right? So all the land routes uh, go through the Himalayas, while the water routes go through the Strait of Hormuz, and this is where they would be found, right? Now there are coral or Iranian and Omani sites. So this is Oman on this side, and there is coral mines on this is this like living creatures in the sea as well. There are animals, dugongs. There is a shoreline ecosystem which is currently heat stressed because of climatic change, but it is still there. And these are all the representative Gulf labor force, the migrant workers that our nation has supplied massively for, right? So these are all people whose interests are not being discussed in Iran war at all. Strait of Hormuz के spitting distance में communities, cultural centers, ecosystems, migrant labor forces, so much is around, right? But when we're talking about the Gulf War, or right now the state war in Iran, on the Strait of Hormuz logjam, we are talking about the blockade by IRGC, we're talking about the blockade by the American Navy, and all of these people and all of these actors, they are erased. So इंटरनेशनल रिलेशन में ईरान और यूएस के बीच में वॉर हो रहा है. सफर कौन कर रहा है? ये सब कम्युनिटी के मेंबर्स, द मेंबर्स लिस्टेड on this map. And do we find them being mentioned or claimed anywhere in the news item? No, because these actors have not been given space because they were not present in the closed door meetings that we consider international relations. Let's look at another map. The third one is a map of the same choke point, but this time we're talking some geospatial, geomilitary information as well. So there are migrant flows that go into the Strait of Hormuz, and there are boats that cross into that part. And then this particular part between Yemen and Eritrean Djibouti coastlines and other human presences. So there is a this choke point, this particular choke point, the Bab el Mandeb choke point here, right? And this is the choke point where control is being exerted. This is the specific tiny piece of land compared to all the geography around it. This is a very tiny fraction of land where rather the sea, it's a very tiny fraction of the sea that is being choked. And this, as the stranglehold of this war grows on this particular location, we can feel the ripples in our economics, in our social dynamics every day. So when I witnessed, and this is something that I personally witnessed, कुछ रात पहले पेट्रोल पंप में खड़े हुए लाइन लगी थी क्योंकि बिकॉज इन्फॉर्मेशन आई कि अगले दिन न्यूज में पेट्रोल बढ़ जाएगा. इत्तेफाक से उस समय मैं रोड पर था और मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था. पेट्रोल पंप पे रुका. पेट्रोल पंप में काम करने वाले वर्कर और एक कैब ड्राइवर के बीच में बहस हो गई. और वो बहस में कुछ हाथापाई होने लगती इससे पहले कि कुछ होने लगता. मामला ठंडा कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया. स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइन्स आई वाज थिंकिंग that the cab driver might have been annoyed, right? 2 दिन पहले पेट्रोल का रेट बढ़ा था, 2 दिन बाद एक
और रुपए बढ़ गया, लाइक उसकी आमदनी, उस इंसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, फ्यूल इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, सो फॉर दैट पर्सन टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज दे वर मेकिंग बिफोर दिस वॉर बिगैन, दे हैव टू स्पेंड मोर मनी। तो अगर पहले 100 रुपए कमाने के लिए उनको 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब उनको 100 रुपए कमाने के लिए परहैप्स 25 रुपए या 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, एंड दिस जंप, this squeezing of choice from the Indian consumer is starting to hurt. It's starting to break out in acts of aggression. तो जब उस कैब ड्राइवर की परेशानी को समझने की आप कोशिश करेंगे, perhaps as a civil servant, you might realize why are people getting so angry with each other? लोग एक दूसरे से गुस्सा क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? क्योंकि छोटी छोटी तकलीफें हैं जिनके बारे में चर्चा की नहीं जा रही है। बंद दरवाजों के पीछे जो चर्चा होती है उसको हम न्यूज आइटम या इंटरनेशनल रिलेशंस का फैक्ट बताकर याद कर लेते हैं। We don't really ask the questions. Who are the actors, the fishing communities, the the actual human suffering and presence in the equation? We that goes overlooked a lot of time. So it becomes important for us to ask questions. Questions like, कौन है वो एक्टर्स जिनको इरेज कर दिया गया? कौन है वो एक्टर्स जिनको लेबल के पीछे छुपा दिया गया? कौन है वो एक्टर्स जो प्रेजेंट थे बट नेम्ड नहीं है? इंडिया, यूएस, ईरान, पाकिस्तान, इस तरह के लेबल्स के पीछे एग्जिस्ट करते हैं वो लोग। कौन है वो लोग? कैसे करते हैं वो ये सब चीजों पे डिसीजंस? कैसे लेते हैं ये सब डिसीजंस? हाउ डू दे डिसाइड दैट टाटाज विल रन द न्यू प्लांट इन गुजरात and not in Odisha or in Bengal or in Andhra or Tamil Nadu or so many other states to name. So उम्मीद करते हैं कि इन्हीं थॉट्स के साथ आप इस हफ्ते भी अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। एवरी टाइम यू रीड अ न्यूज आइटम, आस्क योरसेल्फ, फर्स्ट लेसन, आस्क योरसेल्फ, who are the actors that are present in the news and who are the actors that are being hidden behind the news. And then you will start to see a pattern that emerges from international relations. We will continue this thought next time with a further detailed case analysis of another new aspect of international relations. Until then, keep working hard and keep asking questions.